हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं डीजेएस, एमपीसीजे एंड यूकेसीजे के लिए रिवीजन सीरीज। दिस इज़ अ रिवीजन सीरीज, नॉट अ रैपिड रिवीजन सीरीज। हम इसमें जो है कवर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, एकदम डीपली अंदर नहीं जा रहे। एक एक सेक्शन को लेके हम दो दो क्लास नहीं कवर कर रहे, बट हम हर सेक्शन कवर कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उस सेक्शन से वो हम कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है, रिकॉर्डेड है 2 लेक्चर इंडियन एविडेंस एक्ट का, और आज ये है 3rd रिवीजन क्लास इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो चल अभी तक हमने जो है सेक्शन नंबर 15 तक कवर कर लिया है। आप जाके वो देख सकते हैं, रिवीजन क्लास 2 जो इंडियन एविडेंस की डली हुई है। मैंने सारे जो मेजर पॉइंट्स है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम से में आ सकते हैं वो कवर किया है। एज वी ऑल नो कि डीजीएस का पैटर्न जो है थोड़ा टफ होता है, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए हमने जो है थोड़ा डीप में ही किया है। अगर हम ऊपर ऊपर से जाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डीजीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल बेसिस पे आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 16 है। इसके बाद हम एडमिशन और कन्फेशन पे चले जाएंगे। ये 16 बचा हुआ था, तो बस ये देख लेते हैं, फिर देन हम वी विल जम्प टू एडमिशन एंड कन्फेशन। तो सेक्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ये बता रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कब कोई कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो रेलिवेंट हो जाता है, ये सेक्शन नंबर 16 बात कर रहा है। तो जब कोई क्वेश्चन है कि whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact। यानी कि कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो एग्जिस्टेंस है ना कि वैसा कोई कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है जो नेचुरली अकर होता है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कोई होटल है, वहाँ पे रोज़ डायरी मेंटेन होती है, रोज़ हर चीज़ लिखा जाता है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हर चीज़ वो लिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो उनका रोज़ का कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है उनका डायरी मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना है, तो ये नेचुरली अराइज होता है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से लिया जाएगा ना, तो उसको रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 16 एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। ठीक है, क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच था, हुआ है कि नहीं। तो द फैक्ट दैट इट वाज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर टू पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट एंड दैट द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। यानी कि लेटर जो है अगर उसको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रख दिया जाता है तो रेगुलरली पोस्टमैन आता है और उसको लेकर जाता है, पोस्ट कर देता है। और इस लेटर को भी उसी पर्टिकुलर प्लेस पे पोस्ट किया गया था, जैसे बॉक्स होता है पोस्ट का, वो हाँ मान लो प्लेस किया है, तो ये इम्प्लाइड है कि पोस्टमैन आया होगा और उसको लेकर गया होगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन नंबर 16। दैट्स इट फॉर सेक्शन नंबर 16। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा कोर्स ऑफ बिजनेस का रेलिवेंट होता है सेक्शन नंबर 16 में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है एडमिशन के बारे में बता रहा है। अब ये जो है एडमिशन का कंसेप्ट, एडमिशन बेसिकली क्या होता है? अब कोई इशू जब अराइज होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ, एक पार्टी जो है उसको वो असर्ट कर रहा है, अदर पार्टी जो है उसको डिनाई कर रहा है, तो डिस्प्यूट अराइज होता है। तो ऐसे कोई फैक्ट जिस पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, जिसको पार्टी ने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है, तो उसको बोलते हैं एडमिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में था कि ए जो है वो सप्लाई करेगा 10 kg ऑफ वीट टू बी, एंड बी जो है उसका पेमेंट करेगा से फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ टू ए। अब ए ने केस फाइल कर दिया। ए ने बोला कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैंने जो है राइस सप्लाई कर दिया बी को, बट बी जो है फेल्स टू पे मनी टू मी। अब क्या होता है, बी जब जाता है, बी अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखता है? वो लिखता है कि येस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बट आई हैव ए ऑल्सो सप्लाइड मी द राइस, बट बी ऑल्सो लाइक आई हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे जो बी है ना वो एडमिट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एडमिटेड फैक्ट।
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सप्लाई की है वीट और राइस वॉट एवर इट मे बी, तो जो सप्लाई हुआ है ये भी बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। द डिस्प्यूटेड फैक्ट इज ओनली दैट द पेमेंट वॉज ए असर्टेड दैट देयर इज नो पेमेंट बाय बी एंड बी असर्टेड दैट आई हैव ऑलरेडी पेड द मनी वॉट एवर इज ड्यू टू मी। तो ये है डिस्प्यूटेड फैक्ट, ठीक है। बाकी जो फैक्ट है वो एडमिट कर लिए गए हैं तो उसको एडमिशन माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो है सेक्शन नंबर 17 से एडमिशन के बारे में बात हो रही है, और सेक्शन 17 से लेके 23 तक जो है एडमिशन बेसिकली होता है, एंड सेक्शन नंबर 70 से 23 एंड जो है 31, और सेक्शन नंबर जो है 24 से लेके 30 ये होता है कन्फेशन, ठीक है। ये कन्फेशन के बारे में बात करता है एंड ये एडमिशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेक्शन बेस भी क्वेश्चन आते हैं 17 to 20, तो मोस्टली इन एमपी में आएगा सेक्शन बेस, डीजेएस में ज़्यादा चांसेस नहीं है। एमपी यूके में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन बेस 17 to 23 एंड 31 जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, एंड 24 to 30 इज कन्फेशन। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन नंबर 17 क्या बोल रहा है। तो सेक्शन नंबर 17 बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है एडमिशन का। तो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन एक जो है स्टेटमेंट होता है, एडमिशन स्टेटमेंट होता है, वो ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वो सजेस्ट कर रहा होता है कोई इन्फरेंस किसी फैक्ट इन इशू का और किसी रेलिवेंट फैक्ट का, ठीक है। और जो मेड किया गया है किसी पर्सन के द्वारा किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि सिंपल वर्ड में समझे तो एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है वो कोई इन्फरेंस सजेस्ट कर रहा हो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में जो कि पर्सन मेड कर रहा है ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो नीचे दिए गए हैं, कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 17। ये क्लियर होगा आपको? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी और अगले सेशन में जो है उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फिर जो है हमारा सेक्शन नंबर 18 ये बात कर रहा है एडमिशन बाय अ पर्सन टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, ठीक है। बेसिकली सेक्शन नंबर 18 बोल रहा है कि एडमिशन जो है ना किसी फैक्ट का कौन कर सकता है, कौन एडमिट कर सकता है। तो एडमिट कौन कर सकता है? स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। सबसे पहले तो पार्टी एक्सेप्ट कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है उस पार्टी का, ठीक है। और फिर कौन कर सकता है? वैसा पर्सन जिसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया हो एडमिशन एक्सेप्ट करने के लिए, एडमिशन मेट करने के लिए। फिर उसके बाद कौन? कोई पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है वो भी एडमिट कर सकता है फैक्ट, ठीक है। फिर कौन एडमिट कर सकता है? पार्टी जो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में वो भी एडमिट कर सकता है फैक्ट, ठीक है। और जो लास्ट है वो वैसा पर्सन जो इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है वो भी जो है एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी जो है एडमिट कर सकता है फैक्ट, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 18 को अगर हम जिस्ट में देखें तो क्या कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, एडमिट कौन कर सकता है फैक्ट? तो सबसे पहले तो पार्टी कर सकता है, उसका एजेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है, जिसको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया हो वो कर सकता है एडमिट। फिर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो पर्सन है वो भी कर सकता है। देन जो लास्ट है, सेकंड लास्ट जो है जिसका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में। एंड जो लास्ट है 6 पॉइंट वो है वैसे पर्सन जिसके थ्रू इंटरेस्ट डिराइव किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 6 पर्सन है ना ये लोग एडमिट कर सकते हैं कोई भी फैक्ट। कौन कौन से? पार्टी, एजेंट जिसको एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली ऑथराइज किया गया, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जिसपे सब्जेक्ट मैटर जिसमें जो पर्सन इंटरेस्टेड है और जो इंटरेस्ट डिराइव करता है वैसा पर्सन, ये 6 लोग जो है एडमिट कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन नंबर 18। अब सेक्शन नंबर 19 क्या बोल रहा है? एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसका पोजीशन जो है प्रूव करना पड़ रहा है
वो एडमिट कर रहा है तो भी जो है ये रेलिवेंट हो जाएगा या एडमिसिबल हो जाएगा। इसको इलस्ट्रेशन से समझते ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब ए ने अंडरटेक किया था बी को कि वो रेंट कलेक्ट करे ए के लिए, ठीक है। बी सूज ए ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ठीक है। ए को अंडरटेक किया गया था रेंट कलेक्ट करने के लिए बी का। अब बी ने सू कर दिया ए को फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। A statement by C that he owned B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B, ठीक है। अब A ने अंडरटेक किया, A ने माना कि वो उसको रेंट कलेक्ट करना था B के लिए, ठीक है, फॉर B। अब A ने अंडरटेक कर लिया कि उसको रेंट कलेक्ट करना था B के लिए, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने सू कर दिया ए को कि उसने जो है उसका रेंट कलेक्ट नहीं किया, जो कि सी से ड्यू था, उसने उसका रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब ए जो है वो डिनाई करता है कि रेंट ड्यू ही नहीं था। ए ने जो है वो डिनाई कर दिया कि कोई रेंट ड्यू ही नहीं था। अब ए को हायर किया गया था सी से रेंट लेने के लिए। अब उसने किया नहीं, इसलिए उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया, इसलिए बी ने उस पर सूट कर दिया। अब ए क्या डिफेंस ले रहा है कि कोई रेंट तो ड्यू ही नहीं था, मैं क्या कलेक्ट करूँ। तो जो स्टेटमेंट सी अगर दे रहा है ना, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है सी, क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई रेंट जो है वो ड्यू है, वो ओ कर रहा था और रेंट ड्यू है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो जाएंगे। वो ये जो सी है ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि सूट तो बी और ए के बीच में, इस केस में सी जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन इसका पोजीशन प्रूव किया जा रहा है कि या अगर स्टेटमेंट दे रहा है कि रेंट तो ड्यू है, इसका मतलब रेंट ड्यू है, तो इसका पोजीशन प्रूव करा जा सकता है एंड वो फैक्ट को रेलिवेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एडमिट कर सकते हैं। फिर जो है ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 19। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी, ठीक है, क्या चीज़ है जिसका पोजीशन या लाइबिलिटी इट इज necessary to prove as against any party to the suit are admissions if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and they are made whilst the person making them occupies such position or subject to such liability, ठीक है। मीनिंग वही है, जिसका पोजीशन जो है उसको प्रूव करना होगा अगर आपको उसका स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट कराना है, एडमिसिबल कराना है अंडर सेक्शन 19, तो ठीक है। इलस्ट्रेशन जो मैंने बताया वो दिमाग में रखिएगा तो सेक्शन नंबर 19 याद रहेगा। सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। अब एक्सप्रेसली रेफर किया गया किसी पर्सन को तो उसका स्टेटमेंट भी एडमिसिबल हो जाएगा। इसको भी इलस्ट्रेशन से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हॉर्स जो है, वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज अ साउंड, जो हॉर्स सोल्ड किया गया है ए के द्वारा बी को, वो साउंड माइंड का है या नहीं है। ए ने बोला कि जाओ बी से, ए ने बोला बी को कि जाओ और पूछो सी से, सी को सब कुछ पता है इस हॉर्स के बारे में, तो यहाँ पे सी का स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ए ने खुद अथॉरिटी दिया है सी को कि तुम एडमिट कर सकते हो, तुम स्टेटमेंट दे सकते हो एंड दैट स्टेटमेंट विल बी एडमिसिबल, ठीक है। तो इसीलिए सी का जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा, क्योंकि इसको एक्सप्रेसली रेफर किया जा रहा है। अभी कोई भी स्टेटमेंट कोई पर्सन बना रहा है, ठीक है, टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to the matter in dispute are admissions, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट कौन बना रहा है, वैसा पर्सन जिसको पार्टी टू द सूट जो है ना वो रेफर किया एक्सप्रेसली इंफॉर्मेशन के लिए, तो वैसा जो है मैटर वो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेसली रेफर वाली चीज़ जो है वो 20 में दे रखी है एक्सप्रेसली रेफर, एंड 19 में दिया जिसका पोजीशन मस्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा की पॉइंट से। अब 21 जो है वो बेसिकली एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहा है। एक्सेप्शन तो प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेन अ पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ
तो एडमिशंस जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगे एंड मे बी प्रूव एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ 3 केसेस दिए हैं जहाँ पे एक्सेप्शन बता रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, एडमिशन जो है ना वो रेलिवेंट हो जाएगा और वो प्रूव भी किया जा सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन ये प्रूव नहीं किया जा सकता है वैसे पर्सन के बिहाफ में जिसने इसको बनाया है या उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस को छोड़ के और किसी में नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये केसेस, एडमिशन में बी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such nature that if the person making it were dead it would be relevant as between the third party under section 32। अब देखिए, हमने देखा था कि एडमिशन कौन कौन मेड कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 18, तो ये 6 लोग थे जो एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। बट यहाँ क्या बोल रहा है, अंडर सेक्शन 32 के जो फर्स्ट क्लॉज है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट जो है वैसा पर्सन ने दिया है जो कि अब डेथ हो गई है उसकी, ठीक है, तो बिफोर डेथ अगर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली अगर उसने दिया है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन जो है एडमिसिबल हो जाएंगे दो इट इज़ गिवन बाय द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है एडमिशन का। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, जनरली जो एडमिशन होता है वो कैसा स्टेटमेंट होता है, दैट इज अ सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। ठीक है, अभी कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई पर्सन, जनरल केस में क्या माना जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देता है। ठीक है, वो हमेशा जो है सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देता है। तो अगर कोई पर्सन जो है ना वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है ना, खुद के अगेंस्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ सच्चाई है। तो वैसे स्टेटमेंट जो है ना वो एडमिशन कहला सकते हैं। तो एडमिशन में भी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड बॉडी रेलिवेंट इन इशू मेड बाय द पर्सन द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड अकम्पेनिड बाय द कंडक्ट। जैसे अब आपने कोई स्टेटमेंट दिया, उसके साथ आपके स्टेटमेंट के साथ जो है आपका कंडक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, एंड आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वैसी ही है कि बिल्कुल आप जो है बिल्कुल अजीब से दिख रहे हो कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन से वैसा कोई एक्सीडेंटली डेथ हुई हो जाए तो वो पर्सन जैसा रिएक्ट करेगा वैसा कर रहे हो। आपके पास जो है बहुत गिल्ट है, इसलिए आप जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो आके, ये शो कर रहा है कि जो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है, आपका कंडक्ट जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो जाएंगे दो इट इज़ सेल्फ सर्विंग। जनरली क्या होता है, सेल्फ हार्मिंग ही एक्सेप्ट होता है, बट अगर सेल्फ सर्विंग है और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है अकम्पेनिड विथ कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट भी जो है सपोर्ट कर रहा है, सॉरी इग्नोर करिएगा थोड़ा राइटिंग कंडक्ट का, तो क्या होगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा, एडमिसिबल फैक्ट माना जाएगा। एंड थर्ड क्या है, एन एडमिशन में भी प्रूव्ड बाय ऑफ बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। एडमिशन कैसे प्रूव किया जा सकता है, बाय एंड बिहाफ ऑफ द पर्सन, जो उसको बना रहा है उसके द्वारा या उसके बिहाफ में कोई पर्सन और एडमिट कर सकता है, इफ इट इज़ रेलिवेंट अदरवाइज देन ऑन एडमिशन। अगर वो रेलिवेंट है अदरवाइज, मतलब एडमिशन के तौर पे ना रेलिवेंट हो, बट एविडेंस एक्ट के दूसरे सेक्शन के अंदर जो है वो रेलिवेंट है, तो भी इसको एक्सेप्शन में कवर किया जाएगा। तो 3 एक्सेप्शन थे, सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट अकम्पेनिड बाय कंडक्ट, एंड थर्ड एडमिशन जो है अदरवाइज एंड ऑन रेलिवेंट अदरवाइज ऑन एडमिशन। तो ये 3 चीज़ें थे। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टन डेड is or is not forced. A affirms that it is genuine, B that it is forced. ठीक है, क्वेश्चन क्या था ए और बी के बीच कि कोई सर्टन डीड है ना वो फोर्ज है कि नहीं है। ए अफर्म कर रहा है कि ये जो है ना वो फोर्ज नहीं है, वो जेन्युइन डीड है, और बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है
कि ये फोर्स्ड है, ठीक है। तो ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, नॉर बी कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फोर्स्ड, ठीक है। तो ए जो है वो प्रूव करता है स्टेटमेंट बाय बी दैट डिड इज जेन्युइन। ए प्रूव करेगा कि डीड जो है जेन्युइन है, बी प्रूव करेगा कि डीड जो है वो फोर्स्ड है। ए कैन प्रूव नहीं कर सकता है कोई स्टेटमेंट से खुद से कि डीड क्या है, जेन्युइन है, और ना ही बी प्रूव कर सकता है खुद से कि डीड जो है वो फोर्स्ड है, ठीक है। वो स्टेटमेंट को प्रूव करेगा, बट वो ये नहीं बोल सकता, वो खुद से नहीं बोल सकता कि हाँ ये जेन्युइन ही है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है, और बी को प्रूव करना होगा कि ये फोर्स्ड है। वो सिर्फ बोल देगा कि वो जेन्युइन है, फोर्स्ड है, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 21। अब आता है हमारा सेक्शन 22 जो बोल रहा है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। तो कब जो है ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है रेलिवेंट होता है, तो जनरली क्या होता है, ओरल एडमिशन जो है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का वो रेलिवेंट नहीं होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, तो आप रिटर्न लाइए, वो ओरल जो है वो एडमिशन नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अनलेस क्या बोल रहा है, अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम सो दैट ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। अगर पार्टी जो उसको प्रूव करना चाहता है ना, वो दिखा देता है कि उसके पास इंटाइटलमेंट है कि वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और unless the genuineness of the document produced is in question, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जनरल केस में क्या होता है, जनरल केस में जो है आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देंगे, ओरल एविडेंस के तौर पे आप नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन कब कर सकते हैं, जब आप इंटाइटल हैं कि आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, तो आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस जो है, जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में है, तो भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो जनरल केस क्या हुआ, जनरल केस हुआ कि जो फर्स्ट नंबर है जनरल केस, ये होता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कंटेंट कैसे प्रूव करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को ही शो करके करेंगे। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मैं अलग से ही लिख देती हूँ। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन दो है, ठीक है। फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो बता रहा है कि अगर इंटाइटल है ना पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, ओरल एविडेंस भी, या जो भी ओरल एविडेंस भी अगर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे है तो वो भी दे सकता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ही है जेन्युइननेस, जेन्युइननेस जो है डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वो जो है ओरल एविडेंस देके प्रूव कर सकता है उसका जेन्युइननेस, ठीक है। तो ये दो केस में जो है एक्सेप्शन कहलाएंगे सेक्शन नंबर 22 का। 22A जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है कि कब जो है ओरल एडमिशन दे सकते हैं टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जनरली जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी नहीं दे सकते, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब फिर वहाँ जेन्युइननेस क्वेश्चन में है तो फिर दे सकते हैं उसमें। अब 22 और 22A में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जेन्युइननेस इन क्वेश्चन, एंड 22 में जो था वहाँ 2 पॉइंट था। सबसे पहला तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए टाइटल है तो, एंड दूसरा जेन्युइननेस इन क्वेश्चन। अब जो एडमिशन का लास्ट सेक्शन है, लास्ट मतलब 31 भी है, बट अभी के लिए 23 जो है वो है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होते हैं, तो इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। तो सिविल केसेस में जो जनरली जो है ना कोई एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं होता है अगर उसको इस प्रॉमिस पे या ऐसे कंडीशन पे दिया गया है कि एविडेंस जो है उसका नहीं दिया जाएगा किसी सर्कमस्टांसेस में जिसमें कोर्ट इन्फर करता है कि पार्टी जो है वो अग्री कर रहे हैं कि एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। यानी कि अभी कोई सिविल केसेस है उसमें जो है एडमिशन जो है
वो दिया गया है ऐसे एक्सप्रेस कंडीशन पे कि ये जो एडमिशन है ना, इसको एविडेंस के तौर पे आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एडमिशन एक्सप्रेस कंडीशन पे दिया गया है तो फिर ऐसे एडमिशन को आप एडमिसिबल नहीं कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दिस विल नॉट एप्लीकेबल ऑन कन्फेशन अगर आपको एक्सप्रेस कंडीशन पे भी या प्रॉमिस पे भी दिया गया है तो भी वो जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल हो सकता है, उसको रेलिवेंट करार किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है भी है कि इसमें बोल रहा है कि ये सेक्शन जो है ना वो एग्जाम नहीं करता है बैरिस्टर को, प्लीडर को, अटॉर्नी को या वकील को कि वो एविडेंस दे किसी मैटर पे जिसके लिए उसको कंपेल किया गया एविडेंस देने के लिए 126 में, ठीक है। तो उसको एग्जाम्शन नहीं मिल रहा है बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील को इस सेक्शन के अंदर, यानी कि उसको भी अगर प्रॉमिस पे दिया गया, अगर एक्सप्रेस कंडीशन पे है तो फिर वो एडमिशन नहीं दे सकता है, ठीक है। अब जो है वो 24 से कन्फेशन स्टार्ट होता है। तो कन्फेशन सेक्शन 24 बेसिकली क्या बोल रहा है, कोई भी कन्फेशन अगर आपने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के डर से दिया है तो वैसा एडमिशन जो है ना वो इररेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। इररेलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के डर पे आपने कोई भी कन्फेशन कर लिया तो वैसे कन्फेशन जो होता है वो इररेलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 25 क्या बोल रहा है, कन्फेशन किया आपने लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने किया है तो वैसा कन्फेशन जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। क्योंकि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को रिलायबल नहीं माना जाता है, वो 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं एंड देन वो जो है कुछ भी कन्फेशन ले सकते हैं, इसलिए जो है उन पर रिलाय नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 26 और 25 सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। देन 26 बोल रहा है अगर कन्फेशन आपने पुलिस कस्टडी में किया है तो भी रेलिवेंट नहीं, अगर एक्यूज ने कुछ कन्फेस किया पुलिस कस्टडी में किया तो नहीं रेलिवेंट होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर उसने इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने किया है ना तो फिर उसको प्रूव किया जा सकता है, वो एडमिसिबल हो जाएगा। और मजिस्ट्रेट जो यहाँ है ना उसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है, वैसे हेड ऑफ द विलेज जो डिस्चार्ज करता है मैजिस्ट्रियल फंक्शन इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्थ स्टेट जॉर्ज, जब तक जो वैसे मैजिस्ट्रेट है वो सीआरपीसी में पावर नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उनको जो है मैजिस्ट्रेट नहीं कहा जाएगा। ये सिंपल था सेक्शन 26। अब 27 क्या बोल रहा है कि कितने इन्फॉर्मेशन जो होंगे रिसीव करा जाएगा अक्यूज से वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो वैसे इन्फॉर्मेशन जो लीड कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट तो that information is relevant, only that portion of information is relevant. For example, ए पे एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर कर दिया। अब ए ने एक्सेप्ट किया कि मैंने मर्डर करने के बाद वो जो वेपन था, वो जो गन था जिससे मैंने बुलेट मारा था बी को, वो गन जो है वो मैंने झाड़ियों के पीछे छुपा दिया है। अब वो वहाँ पे जाता है एंड वो जो पुलिस को बताता है एग्जैक्ट प्लेस एंड वहाँ से उसकी डिस्कवरी भी हो जाती है। तो ओनली दैट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो लीड कर रहा है डिस्कवरी ऑफ दैट गन, उतनी इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस पे कुछ केसेस है वो याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है जैसे कि काठी कालू का केस हो गया, इस पे कन्फेशन पे आपका काठी कालू का केस हो जाता है। देन जो है आपका परविंदर कौर का केस हो जाता है एंड जो है फिर निशिकांत झा का केस हो जाता है एंड और भी कुछ केसेस है लेकिन ज़्यादा कवर नहीं करूँगी। ये तीनों केसेस याद रखिएगा, ये जो है आपके कन्फेशन से डील करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 28। ये क्या बोलता है कि जिस टाइम रिमूवल हो गया ना इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, देन वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। हमने सेक्शन 24 में पढ़ा कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंदर कोई भी कन्फेशन दिया गया तो वो इरेलीवेंट होता है, लेकिन जैसे ये इंप्रेशन हटा दिया गया और उसके बाद कोई दिया गया ना कन्फेशन तो वैसा रेलिवेंट हो जाएगा।
29 क्या बोल रहा है, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अभी जैसे हमने एडमिशन में देखा था कि एक्सप्रेस कंडीशन पे अगर आपने एडमिशन दिया है कि ये आप डिस्क्लोज नहीं करोगे इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो वैसे एडमिशन नहीं दिए जा सकते, वैसे एडमिशन एडमिसिबल नहीं होगा। बट दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल टू कन्फेशन। अगर आपने प्रॉमिस भी करके दिया है कि मैंने ए को कुछ स्टेटमेंट बोला कि मैंने सी का मर्डर किया है, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, तुम ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बोलोगे, किसी को भी नहीं बोलोगे। तो अगर ऐसा प्रॉमिस भी है ना, तो भी ये प्रॉमिस ब्रेक करके और वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कन्फेशन जो है अगर ऐसे रेलिवेंट होना है तो बस प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी से वो इररेलिवेंट नहीं हो जाएगा किसी भी तौर पे। सेक्शन 30 जो है ये बात कर रहा है कंसिडरेशन ऑफ द प्रूफ कन्फेक्शन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस। यानी कि कोई दो पर्सन है जिसको जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है अंडर द सेम ऑफेंस, उन पे चार्जेस भी सेम लगे, उनकी ट्रायल भी जॉइंटली हो रही है। तो अगर एक पर्सन ने कन्फेशन किया ना किसी स्टेटमेंट का, किसी भी ऑफेंस का, तो दूसरे पे भी वो अप्लीकेबल होगा, दूसरे पे भी वो लग जाएगा। अगर लेकिन क्या कंडीशन है, ट्रायल जो है वो जॉइंट होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, और एक ने कन्फेशन किया है तो अदर पे भी वो अप्लीकेबल हो, प्रूव हो सकता है उसके अगेंस्ट भी। अब यहाँ जो ऑफेंस है उसमें इंक्लूड करा जा सकता है अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस, ये सब भी इंक्लूड हो जाएंगे। अभी इलस्ट्रेशन एक देख लेते हैं। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी। द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, बिकॉज क्यों कंसिडर कर रहा है, बिकॉज इट इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, ठीक है, और जॉइंट ट्रायल हो रही है, तो इसलिए। अब जो लास्ट सेक्शन है आज के सेशन का, यहाँ से हमारा एडमिशन और कन्फेशन कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम आगे के सेक्शन 32 से पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली बात कर रहा है डाइंग डिक्लेरेशन एंड फर्दर मोर, वैसे स्टेटमेंट वैसे पर्सन के द्वारा जिसको विटनेस के तौर पे बुलाया नहीं जा सकता, ऐसे जो है हम ये सब कल डिस्कस करेंगे। आज हम 31 तक करेंगे, तो चलिए देखते हैं 31। एडमिशन इज अ नॉट कंक्लूसिव प्रूव बट मे स्टॉप। तो एडमिशन जो है ना, अगर किसी पर्सन ने कुछ एडमिट कर लिया, एडमिशन हो गया, तो वो कंक्लूसिव प्रूव नहीं माना जाता। ये सेवरल टाइम क्वेश्चन आ चुका है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि एडमिशन एक कंक्लूसिव प्रूव नहीं होता है, लेकिन वो स्टॉपल होता है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है एज ए स्टॉपल, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, कभी पूछा जाता है कि सेक्शन के अंदर, कभी पूछा जाता है कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि नहीं, और कभी पूछा जाता है स्टॉपल होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एंड आज का सेशन जो है, आज के सारे ही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।